जी हाँ, काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है हमारी, लेकिन स्टिल स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज जिस फ़िल्म के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो दरअसल बचपन में मैंने एक बार देखी थी और वो मेरे को इतनी अच्छी लगी कि जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने उस फ़िल्म को बार-बार, बार-बार, बार-बार देखा एंड नाउ आई कैन ईज़िली से दैट इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फ़िल्म्स ऑफ ऑल टाइम। और उस फ़िल्म का नाम है दो आँखें, बारह हाथ। सो दिस फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय वी शांताराम और उन्होंने इसमें लीड रोल भी प्ले किया था और जो फीमेल लीड था वो प्ले किया था संध्या ने, हु वाज हिज वाइफ। सो या और भी अन्य इसमें कलाकार हैं जिनके बारे में मैं धीरे धीरे विस्तार से बात करूंगा। तो फिल्म का प्रेमिस वैसे ओवरऑल बड़ा सिंपल है कि एक नौजवान जेलर होता है समवेयर लाइक इन महाराष्ट्र, जिसके हाथ आते हैं छह कैदी जिनको 302 की सज़ा सुनाई जाती है। और जिन लोगों को नहीं पता है, आईपीसी की धारा 302 के तहत सज़ा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि जो इंसान होता है उसने किसी की हत्या की हो, किसी का मर्डर किया हो, तो आमतौर पे उम्र कैद की जो ये सज़ा होती है उसी को 302 की सज़ा कहते हैं। तो जेलर इन छह कैदियों के साथ एक ओपन जेल प्रोजेक्ट ट्राई करने की चाह रखता है। बेसिकली इन सबको एक जगह ले जाता है जिसका नाम है स्वतंत्रपुर, विच एक्चुअली इज़ अ रियल लाइफ प्लेस इन महाराष्ट्र। और वो बेसिकली एक खुली जेल की तरह होती है। वहाँ पे उन तो बेसिकली वो एक खुली जेल की तरह होती है। वहाँ पे जो कैदी है उन पे कोई ऐसी बंदिश नहीं लगाई जाती, वो बाहर और अंदर आ जा सकते हैं, बट टेक्निकली वो स्टिल एक जेल ही होती है। और उस जेल में उनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि जेलर चाहता है कि वो कैदी रिहेबिलिटेट हो, उनके अंदर एक तरह का परिवर्तन आए और वो फिर जो हमारा सामान्य समाज है उसमें बड़े आराम से घुल मिलकर एक अच्छे शरीफ इंसानों की तरह रह सके। बट ऑफ कोर्स इट्स ईजियर सेड देन डन। इतना आसान होता नहीं है जितना आसान सुनने में लगता है। और किस तरह के चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ता है और कैसे उनके बीच में आपसी तालमेल बनता है, बिगड़ता है, फिर बनता है, ये पूरी की पूरी फिल्म उसी के बारे में है। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म के बारे में सुना तो है लेकिन उन्होंने इस फिल्म को देखा नहीं है। एंड इफ़ यू आर वन सच पर्सन तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को बंद करें, उस फिल्म को पूरा देख के आए और फिर वापस से इस वीडियो को खोले, बिकॉज मैं स्पॉयलर्स के बारे में बात करूँगा और कुछ सीन्स के बारे में बात करूँगा जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। ऑल्सो बाय द वे आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज़ फॉर एनी साउंड दैट यू मे हेयर इन द बैकग्राउंड, क्योंकि लोगों को ठोकने पीटने की बड़ी आदत है। सो आई कॉन्ट डू एनी थिंग अबाउट इट, सो आई एम सॉरी। तो सबसे पहले सीन जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है इस फिल्म का ओपनिंग क्रेडिट सीन। तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ी दीवार होती है और उस दीवार पे दो बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें आपकी तरफ ऐसे घूरती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और फिर वो आंखें उड़ जाती है और फिर आपको नज़र आते हैं 12 हाथ जो कि दीवार के ऊपर ऐसे चिपके हुए से लगते हैं। और उन हाथों पर ऑब्वियसली आई थिंक कोई काला सा पेंट किया होता है, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे करके एक एक हाथ दीवार से हटता है आपको नज़र आते हैं क्रेडिट्स। अब मानना पड़ेगा कि क्रेडिट्स दिखाने का ये बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही अच्छा तरीका है। आई एक्चुअली लाइक दिस सीन और इस सीन को देख के मुझे बहुत ज़्यादा वैसे ताजुब नहीं होता है, बिकॉज अगर आप वी शांताराम की बाकी और फिल्में देखें तो उनमें भी जिस तरह की ओपनिंग सीक्वेंस और क्रेडिट्स सीन होते हैं वो बड़े ही यूनिकली बनाए जाते हैं। आई रियली लव देम और बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे सीन्स आजकल हमें देखने को नहीं मिलते, बट उस टाइम एक क्रेडिट सीन के लिए भी इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी की जाती थी। इनमें से जो सबसे फेवरेट ओपनिंग सीक्वेंस होगा इन माय ओपिनियन दैट हैज़ टू बी ऑफ नवरंग, कि जैसे वो जो कलश होते हैं जिनमें इतना सारा रंग होता है वो गिरते हैं और फिर हमें नवरंग का जो वो लोगो नज़र आता है वो इतना बढ़िया होता है। उसके बारे में भी हम कभी किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, अभी इसकी बात करते हैं। तो क्रेडिट्स ख़त्म हो जाने के बाद हमको एक पैराग्राफ दिखाई देता है जिसमें वो बताते हैं कि उस फिल्म के रिलीज़ होने से 20 साल पहले एक ऐसा एक्सपेरिमेंट स्वतंत्रपुर में हुआ था और कैसे लोगों ने उस जेलर को पागल कहा था कि कैसे वो कुछ दरिंदे से किस्म के लोगों को नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड हाउ ही सक्सीडेड। एंड बेसिकली जो फिल्म का प्रेमिस है वो हमें बताते हैं। तो देखा जाए तो ये माना जाता है कि जो ये फिल्म है वो दरअसल किसी एक रियल लाइफ इंस्टेंस, किसी एक रियल लाइफ सिनेरियो से इंस्पायर्ड है। और उस पर भी कुछ लोग वैसे डिबेट करते हैं कि क्या ये वास्तव में ऐसा है या नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज़ होने से 2 साल पहले एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी
जो कि जिसका प्रेमिस बिल्कुल इसी से मिलता जुलता था। उसमें भी आई थिंक 6 कैदी थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म कभी होम वीडियो पे रिलीज़ नहीं हुई और बहुत ही कम लोगों ने उस फिल्म को देखा। सो फॉर्चुनेटली हमारे पास ये फिल्म तो है देखने के लिए। इसके बाद दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है जिसमें जब जेलर अपने सीनियर से वो 6 कैदी मांगता है जो ओपन जेल प्रोजेक्ट के लिए जिनका इस्तेमाल होगा, वहाँ पे हमको एक खिड़की के थ्रू दिखाया जाता है 6 अलग अलग तरह के जो कैदी है वो किस तरह से दिखते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और उनका नाम किसी को नहीं पता होता, लेकिन उनको उनके जो कैदी नंबर है उससे बुलाया जाता है। कैदी नंबर 326 शंकर पासी डकैत। हाँ, डकैत। जमींदार का खून किया। हाँ, किया। अरे तुम आ गए दोस्त। तुम तो कैद में नहीं, भगवान ने पंख जो दिए हैं तुम्हें। जाओ 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 जाओ। अब ये बात बड़ी ऑब्वियस ही है कि जो जेलर के सीनियर होते हैं वो बिल्कुल भी जेलर पर विश्वास नहीं रखते दैट ही कैन रिहेबिलिटेट देम, दैट ही कैन चेंज देम, और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि अगर जेलर इनको बदलने में, इनमें परिवर्तन लाने में असमर्थ रहते हैं तो फिर आई थिंक जेलर को अंदर डाल दिया जाएगा और उनकी जितनी भी ज़मीन जायदाद है उसे हड़प लिया जाएगा। बेसिकली ही विल बी अ मैन विदाउट अ लैंड। तो इस फिल्म में एक चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है कि कैसे जो जेलर होता है वो कैदियों के मन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है विदाउट हैविंग टू यूज़ एनी स्ट्रिक्ट फोर्सफुल मेजर्स। इसका सबसे पहले एग्जांपल हमें देखने को मिलता है जब ये सब उस जेल को छोड़ के अपनी नई जगह पे जा रहे होते हैं, तभी बाज़ार में एक बड़ा सा टिफ़िन हमको देखने को मिलता है जो शंकर नाम का एक कैदी होता है उसे वो चुरा लेता है। और फिर बाद में जब इन सभी कैदियों को भूख लगती है बहुत ही ज़्यादा, तो ये सब वहाँ बीच सड़क पर खाना शुरू कर देते हैं। तब ऑब्वियसली जो जेलर है वो इनको प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि ये चोरी का माल है, इसे मत खाओ। तो उसी वक्त शंकर अड़ जाता है और वो भागने की कोशिश करता है। जिस वक्त जेलर अपनी आदत से मजबूर बस अपनी बंदूक निकालने ही वाला होता है, तभी उसे याद आता है दैट ही हैज़ टू रिहेबिलिटेट देम। उसे इनके अंदर परिवर्तन लाना है और ज़ोर ज़बरदस्ती और बंदूक की नोक पे तो वो परिवर्तन लाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये भी कोई आजादी है? ये कहो एक जेल से दूसरी जेल में ले जा रहे हो, मुंह का गौर छीनते हो। मैं नहीं फेंकूंगा रोटी। चला कहाँ? शंकर! खाने दो इन मछलियों को। ऐसा हमें फिर से देखने को तब मिलता है जब ये लोग आज़ाद नगर पहुंच जाते हैं और सोते वक्त जो जेलर है वो इनके दरवाजे को बिल्कुल ऐसे खुला रखता है, तो कैसे जो कैदी है वो अपने पैर पे जानबूझकर बेड़ियां बांध लेते हैं। बाबूजी! क्या हुआ? क्योंकि ऑफ कोर्स जेल में रहते रहते अब वैसी आदतें इनके अंदर बन गई है एंड ही बेसिकली द जेलर हैज़ टू एक्सट्रैक्ट इट आउट। और इनको क्योंकि वो परिवर्तन लाना है तो वो परिवर्तन सिर्फ इनकी सोच में नहीं बट इनके जो रोज़मर्रा के बिहेवियर है उसमें लाना है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस हमें इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब ये लोग मजदूरी भी कर रहे होते हैं तब भी इनके दिमाग में हमें देखने को मिलता है दैट दे आर जस्ट ट्राइंग टू री एनैक्ट द क्राइम्स दैट दे हैव कमिटेड। जो इन्होंने गुनाह किया है उन्हीं गुनाहों को ये अपने दिमाग में वापस से दोहराते हैं और उसी का जो गुस्सा और जो एग्रेशन है वो ज़मीन पर उतारते हैं। फिर इसमें एक और बढ़िया सीन है कि जो बावर्ची होता है वो चूँकि डर के मारे उस जगह से भाग जाता है तो जेलर को अपने हाथों से खाना बनाना पड़ता है विच ऑब्वियसली डज़ नॉट टेस्ट वेरी गुड। और वो सब एक एक मुट्ठी मिर्ची लेके आते हैं और उसको खाना शुरू करते हैं।
कल से आप मत पकाइए बाबूजी, बारी बारी से हम सब पकाया करें। फिर एक और बहुत बढ़िया सीन है कि जो जेलर और कैदी है उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है और वो सब भाग के चले जाते हैं। तो फिर जो जेलर है वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस वाले उस जेलर को अंदर कर देते हैं कि जब तक हम उन कैदियों को नहीं ढूंढते तब तक आपको अंदर रहना पड़ेगा, और अगर वो कैदी हमेशा के लिए फ़रार हो गए तो सर जी आप बर्बाद हो गए। तो उसमें एक सीन होता है जहाँ पे वो टाइम लैप्स दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो रोशनी का जो डायरेक्शन है वो धीरे धीरे एज द डे प्रोग्रेस चेंज होता रहता है, जो कि दिखने में जब मैंने पहली बार इस सीन को देखा था मैंने कहा वाओ, एक सिंपल से मतलब लाइट की ट्रिक से कैसे टाइम लैप्स दिखाना चाहिए, कमाल है भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा, इसमें एक और सब प्लॉट होता है किशन नाम के कैदी का, जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। और किशन की स्टोरी बेसिकली ये होती है कि उसने अपनी ही बीवी की हत्या कर दी होती है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक बूढ़ी माँ होती है, बेचारे बड़े असहाय से होते हैं, बट किशन ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भाई वो तो कैदी है। तो जेलर बाबू तरस खा के उसकी बूढ़ी माँ और 2 बच्चों को वहाँ पे ले आते हैं ताकि किशन का उनसे मिलन हो सके। और ये भी बड़ा एक अच्छा और बड़ा ही इमोशनल सीन है, जैसे मतलब जो क्लासिक गोल्डन एज जो बॉलीवुड का होता था उसमें जिस तरह के वो ट्रैजिक इमोशनल मतलब आपका दिल पिघलाने वाले जो सीन्स होते हैं उनमें से एक बड़ा ही इमोशनल सीन है। दैट्स ऑल आई कैन टेल अबाउट इट। माँ, तुम इन बच्चों को कैसे संभालती होगी माँ? कैसे संभालती, क्या संभालती, अब तो थक गई हो किशन, आंखें तो बस नाम की रह गई है, रूखी सूखी खाकर जीते हैं किसी तरह। 2-4 घर जाती हूँ, बर्तन बाजती हूँ। ना वो बेटा, मैंने तुझे देखा, सब कुछ पा गई। तो तरस खा के जो जेलर साहब होते हैं वो किशन के उन 2 बच्चों को वहीं पे रहने की आज्ञा दे देते हैं। ये देख के ऑब्वियसली जो बाकी जेलर्स होते हैं वो जलते हैं और वो भी चाहते हैं कि भाई उनके भी जो सारा परिवार है वो वहाँ आ जाए। जेलर साहब कहते हैं कि भैया ये तो मुमकिन बिल्कुल नहीं है। सो दे बेसिकली बिगिन टू प्लॉट अगेंस्ट द जेलर, उसको मारने की साजिश करते हैं। और उसमें एक हजाम का कैरेक्टर होता है जो गला काटने की कोशिश करता है जेलर का, बट उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जेलर साहब को मार सके। इवेंचुअली जेलर साहब को ही पता चलता है कि भाई ये सारे तो मेरी जान लेने के लिए पड़े हुए हैं, एंड यही जैसे ही पता चलता है तो बाकी सारे कैदी डर के और कैसे करके अपने घर की ओर भाग जाते हैं। जिसके बाद जैसे मैंने जो पिछले सीन के बारे में मेंशन किया था कि जेलर साहब पुलिस में जाते हैं और उनको अंदर कर दिया जाता है। और यहाँ पे हमको पहला इंस्टेंस देखने को मिलता है अंतर परिवर्तन का उन कैदियों के अंदर, कि जैसे ही वो जाने की कोशिश करते हैं उनको एक मंदिर दिखता है और उसमें जो भगवान की आंखें दिखती है उसमें उनको अपने जेलर साहब की आंखें दिखती है, एंड यू बिगिन टू सी दी अफेक्शन इन देम फॉर द जेलर साहब। तो वो वापस आ जाते हैं और जो किशन कैदी होता है वो बेसिकली अपने बच्चों को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, बट जितने भी बाकी कैदी होती है वो उन बच्चों को वहाँ पे रहने के लिए कहते हैं। बाबूजी की जान लेने पर तुल गए, ये बला यहाँ से डल जाए तब तुम लोग सीधी तरह से यहाँ रहोगे। अरे तुम अभी यहीं हो, जाते हो गए नहीं? शमशान में मर जाओ कहीं भी, लेकिन यहाँ मत ठहरो, जाओ। जाता है कि नहीं? अरे इन नन्नों को मारता है, इंसान है ये शैतान। चलो रे बच्चों घर चलो, देखे कौन रोकता है तुम्हें। अब आप सोचोगे कि इन सब के बीच में मैंने संध्या के कैरेक्टर को क्यों नहीं मेंशन किया, तो आई थिंक नाउ इज़ एक्चुअली द राइट टाइम टू डू दैट। तो संध्या इसमें बेसिकली एक खिलौने वाले का रोल प्ले करती है और उनकी जो चोटी और जो जूड़ी होती है वो एक खिलौने से बेसिकली जुड़ी हुई होती है। वो बचपन में जो खिलौना नहीं होता था कि वो पहिए से चलता था और उस पर ऊपर एक वो ढोल सा
कुछ रखा होता था और वो टक 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 ऐसे ऐसे आवाज़ करता था, तो वो भी हमें सुनने को मिलता है। बड़ा अच्छा और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देता है वो खिलौने वाली की कैरेक्टर को। शुरू में तो मेरे को ये लगा था कि बेसिकली संध्या का जो कैरेक्टर है वो एक तरह का कॉमिक रिलीफ से टाइप का कैरेक्टर है, कि वो कुछ मतलब नटखट सी चुलबुली सी तरह की लड़की होगी जो कॉमेडी करेगी, बट eventually I begin to realize that she's kind of playing like this maternal character, क्योंकि जेलर साहब तो एक तरह से वो एक पिता समान के कैरेक्टर और उसी की तरह की जो छत्र छाया है वो उनमें देखने को मिलती है कैदियों को। मुझे ये नहीं लगता कि जो कैदी है उनको वो माँ की छत्र छाया जो है वो संध्या में देखने को मिलती है, बट जो किशन के दो बच्चे हैं वो उनका ध्यान रखती है और उससे एक तरह का इमोशनल अटैचमेंट देखने को आई बिलीव मिलता है। हालांकि बाद में बहुत बाद में एक सीन होता है कि जितने भी ये सारे कैदी होते हैं वो सब पी के टल्ली हो जाते हैं और वहीं पे जो संध्या है वो एक कमरे में सोई हुई होती है, तो उनके अंदर वो हवस की भूख जग जाती है। उस वक्त जेलर साहब भी बंदूक उठा लेते हैं एंड ऑल दिस हैपन्स, बट संध्या वहाँ पे जैसे कि एक जैसे माँ होती है ना कि माँ अपने बच्चे की तरफ कैसे गुस्सा होती है, एक उस तरह के कैरेक्टर में वो ट्रांसफॉर्म होती है एंड इट्स अ वेरी इंटेंस सीन। मुझे लगता है इसमें सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की और या दिस इज़ अ वेरी गुड सीन। इसके बाद जो किशन के बच्चे होते हैं वो भी मतलब कुछ परेशान से होते हैं, रोना शुरू करते हैं और संध्या उनको एक बड़ा ही प्यारा सा एक बड़ा ही अच्छा अगेन इमोशनल सा एक गाना सुनाती है और वहाँ पे आप देखते हो कि कैसे अलग अलग जो जानवर भी होते हैं वो भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं एंड इट्स बेसिकली अ सॉन्ग अबाउट यू नो दैट मेट्रियार्कल फीलिंग, दैट मेट्रियार्कल ब्लेसिंग, और बड़ा अच्छा सॉन्ग है। और इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगा इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में, विच इन माई ओपिनियन परफेक्ट। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चलें और बदी से डलें, ताकि हंसते हुए निकले हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। कीप इन माइंड इसी फिल्म में से एक बड़ा ही क्लासिक सा गाना निकल के आया था जिसका नाम है ए मालिक तेरे बंदे हम। अब लास्टली मैं बात करूँगा इस फिल्म की एंडिंग के बारे में, जो कि अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मार्केट होती है जहाँ पे ये सब अपनी सब्जियाँ वगैरह जो इन्होंने उगाई हैं उसको बेचने जाते हैं, वहाँ पे एक तरह का मतलब एक सेठ होता है हु इज़ लाइक अ वेरी करप्टेड पर्सन, और उसको अच्छा नहीं लगता कि उसकी मार्केट में कोई उससे compete करने को आया है। सो इन दी एंड वो क्या करता है कि कुछ जंगली सांड जो है वो छोड़ देता है आज़ाद नगर में वो जेलर और कैदियों के खेत और उनके घरों की तरफ, एंड जेलर इज़ लाइक सुपर डेस्परेट एंड यू नो ही ट्राइज टू लाइक सेव द फार्म बाय हिमसेल्फ। और उसी वक्त एक वो सीन आता है कि कैसे जो सांड है वो बेसिकली अपना जो सींग है वो जेलर साहब की आई थिंक छाती में या कंधे में घुसा के उनको ऐसे 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 करके हिलाता है।
नाउ आज जब हम ये सीन देखते हैं तो ये थोड़ा सा दिखने में कॉमिकल लगता है, थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है, बट जब मैंने इस सीन को बचपन में देखा था, dude, that was so terrifying. Like, I swear to God. And आई गेस इससे हमें पता चलता है कि बच्चों की जो सेंसिबिलिटीज़ है वो ऑब्वियसली मतलब हम अब जब बड़े हो जाते हैं तब अलग होती है, बट बचपन में ये सीन मुझे बड़ा डरावना लगता था. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक इट्स जस्ट दी विजुअल कि कैसे एक सांड एक इंसान को ऐसे जैसे कि एक धोबी कपड़े को नहीं हिलाता वैसे हिला सकता है. सो या दिस वाज टेरिफाइंग एंड ऑल्सो काइंड ऑफ सैड. लाइक ट्रैजिक सीन तो ऑब्वियसली ये था. और इसकी एंडिंग इतनी बढ़िया, इसका जो एंड सीन होता है कि जेलर साहब मर जाते हैं और जितने भी ये सब कैदी है ये आसमान की तरफ देखते हैं और वहाँ पे उनको जेलर साहब की वो 2 आँखें दिखाई देती है और तभी अचानक से आसमान से बारिश होने ऐसे शुरू होती है जैसे जेलर साहब की आंखों में आंसू आ गए हो. एंड यू हैव दैट क्लासिक सॉन्ग जस्ट प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. व्हाट एन अमेजिंग वे टू एंड अ फिल्म. उन बादलों में आपको बाबूजी की आंखें दिखाई नहीं देती? देखो, वो देखो, कितनी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं. हम नहीं जाएंगे अपने घर, हम यहीं रहेंगे और बाबूजी का ये आजाद नगर हमेशा आबाद रखेंगे. सो जी हाँ गाइज़, ये थी 2 आँखें 12 हाथ जो कि मेरे दिल के बड़े करीब है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है फ़िल्म देखनी. और जब भी मौका मिलता है मैं इसे देखता हूँ. अगर आपने नहीं देखी तो आप भी डेफिनेटली इस फिल्म को देखिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ देखिए. आई एम श्योर कि आपको ये फ़िल्म बड़ी अच्छी लगेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी हो. एंड इफ़ यू डू लाइक इट देन जस्ट गिव इट अ थम्स अप. अगर अच्छी नहीं लगी तो थम्स डाउन दीजिए. मैं कोशिश करूँगा और फ्रीक्वेंट होने की और इस चैनल पे वीडियोस बनाने की. हालांकि टू बी ऑनेस्ट इतना आसान वैसे है नहीं, बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. ऑलराइट, आई विल सी यू लेटर. बाय बाय.